नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में मिट्टी जांच की 40 लैब का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में 35 लाख एकड़ भूमि की मिट्टी जाँच की बात कही और इस कार्य में स्कूली बच्चों से सहयोग लेने की बात भी कही। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर की जिला स्तर, उपमंडल स्तर और खंड स्तरीय मिट्टी जांच की 40 लैब्स का शुभारंभ किया। जिले में जुई और डिघावा में 2 लैब स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने भी किसानों को अपना संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में करीबन 35 लाख एकड़ भूमि की मिट्टी की जाँच की जाएगी। इस कार्य में स्कूली बच्चों का सहयोग लिया जाएगा, जिससे कि वे आने वाले समय में फसल उत्पादन के बारे में बारीकी से जान सकें। वहीं उपायुक्त जयवीर सिंह ने आगे कहा कि जिले में जुई और डिघावा में स्थापित की गई मिट्टी जांच लैब में किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकेंगे। इससे खेत की मिट्टी की तासीर का पता चल सकेगा, जिसके अनुरूप खेती की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि जिले में लोहारू में भी मिट्टी जांच की बड़ी लैब स्थापित की जा रही है। इसी प्रकार सिवानी और बहल में भी मिट्टी जाँच लैब स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को यह मालूम होना चाहिए कि उनके खेत की मिट्टी की क्या तासीर है और उसे किस तरह की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि हरियाणा बनने के बाद यहाँ हरित क्रांति नाम से जब ये सारा प्रदेश किसान एक दिशा में लग गया तो इतना भंडार हमने, और मैं समझता हूँ देश के लोगों का यानी जो की कहीं भी समस्या न रहे, जो देश कभी अन्न का एक प्रकार से कमी होती उसको दूर करते हुए अन्न की सरप्लस स्थिति में लेकर के हम आज आ गए हैं। आज नई भूमि प्रशिक्षण प्रयोगशाला माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज इनका उद्घाटन किया गया है, जो बनकर तैयार हो गई है जुई और डिघावा में, जिनकी लागत एक प्रशिक्षण लैब की जो लागत है 5,72,000 रुपये है। इसके साथ साथ 3 लैब और अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो सिवानी, लोहारू और तोशाम के अंदर। तो इससे किसान जो मेरा खेत स्वच्छ खेत, तो ये सारी तरह की सुविधाएं मिलेंगी और ये सभी किसान अपनी मिट्टी की टेस्टिंग करवा कर उसके अनुसार फसल आगे बोएंगे और उनको बहुत ही अच्छा इसमें आने वाले समय में बहुत बड़ा इससे फायदा होने वाला है। और ये बहुत बड़ी जिला भिवानी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय कृषि मंत्री की किसानों के। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए आज से प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन तकनीकी कमियों के कारण ये प्रक्रिया रोक दी गई और अब ये प्रक्रिया आगामी 16 अगस्त से शुरू की जाएगी। वहीं राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य ने विद्यार्थियों से भी प्रवेश फॉर्म ध्यान से बिना गलती के भरे जाने की अपील की है। हरियाणा में स्नातक कक्षाओं के लिए कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, लेकिन कुछ तकनीकी कमियों के कारण अब यह प्रक्रिया 16 अगस्त से प्रारंभ होगी। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यह कहना था राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य सुधीर शर्मा का। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थी प्रवेश फॉर्म ध्यान से भरें और फॉर्म भरने के बाद उसे 2 बार अवश्य पढ़ लें, क्योंकि मामूली सी गलती से एडमिशन प्रभावित हो सकता है। उन्हें बार बार यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रवेश फॉर्म में स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें, ताकि किसी दूसरे के मोबाइल पर मैसेज न जाएं और उन्हें दाखिले से वंचित न रहना पड़े। प्राचार्य ने बताया कि प्रवेश फॉर्म विषय क्रम से भरें और कई बार एक विषय समूह भरने से उसमें बनी मेरिट से छात्र पिछड़ जाता है और दाखिले से वंचित हो जाता है, इसीलिए क्रम से सभी विषय समूह भरें। 12 तारीख से आवेदन ऑनलाइन किए जाने थे, लेकिन अपरिहार्य तकनीकी कारणों की वजह से वो काम संभव नहीं हो पाया और निदेशालय के द्वारा जो 12 तारीख से फॉर्म भरे जाने थे उसकी डेट 16 तारीख कर दी है। और विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि फॉर्म भरते समय वो कुछ एक बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखें। सबसे पहले तो अपने टेस्टिमोनियल्स जो भी है, मैट्रिक है, +2 है, उनको ठीक प्रकार से स्कैन करके अपलोड करें और जो स्पेलिंग उनके टेस्टिमोनियल्स में है, सर्टिफिकेट में है, वही अपने नाम की स्पेलिंग वहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन देते समय लिखवाएं, क्योंकि बाद में विद्यार्थियों को दिक्कत आती है और यूनिवर्सिटी से चेंज कराने में फिर यूनिवर्सिटी उनसे फ़ीस चार्ज करती है। दूसरा, और जो कट लिस्ट है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, वो पहले से ही अपना जो तैयार रखें। इनकम सर्टिफिकेट यदि आवश्यकता है तो उसको अपने तैयार रखें। यदि कोई विद्यार्थी सीबीएसई सिस्टम, सीबीएसई से है
या किसी दूसरे बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से नहीं है, वो विद्यार्थी अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें सारी पहले जमा करानी है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है जिस पे बच्चे को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उसके द्वारा जो संकाय, जो फैकल्टी चूज की जानी है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस है, उसमें से जिसकी इच्छा है वो उसको ठीक प्रकार से चयन करे। अन्यथा एक बार फैकल्टी चेंज होने के बाद या फैकल्टी गलत से सिलेक्ट करने के बाद बच्चे के लिए एडिट का ऑप्शन नहीं है, तो फैकल्टी का सिलेक्शन करने के बाद वो वहाँ पर अपने जो सब्जेक्ट्स कम्बिनेशन है, जो विषय समुच्चय है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखे, क्योंकि छोटी सी लापरवाही से उसके पूरे करियर में एक अनचाहे मेथड से, एक न चाहते हुए उसको वे पेपर पढ़ने पड़ते हैं जो वो नहीं चाहता। तो इसलिए यदि सब्जेक्ट कम्बिनेशन में कोई किसी प्रकार से गलत चॉइस हो जाती है तो वो विद्यार्थी एडमिशन केवल उसी विषय में ले पाएगा जिसके लिए उसने अपनी चॉइस दी है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों से मेरा निवेदन ये है कि जैसे ही 16 तारीख से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, वो अपने फॉर्म में बड़ी सावधानी के साथ ऑनलाइन अपलोड कराएं और उसकी एक प्रिंट आउट भी, एक हार्ड कॉपी भी अपने पास ले लें। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में तीज महोत्सव का आयोजन स्थानीय नेहरू युवा केंद्र में किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे जिले के साथ साथ दूसरे जिले के युवाओं ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में सीटीएम हरवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर युवाओं का उत्साह बढ़ाया। भिवानी के स्टेडियम रोड पर स्थित नेहरू युवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सीटीएम हरवीर सिंह पहुंचे। इसमें युवाओं ने अनेक तरह के कार्यक्रम दिखाए। इस बारे में जब युवा केंद्र के अधिकारी राजवीर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर तीज उत्सव युवा क्लब में मनाया गया है। इसमें दूसरे जिलों के युवाओं ने भी अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है। ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जिन्होंने इस क्लब में पहुंचकर प्रस्तुति दी। वहीं सीटीएम भिवानी ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र में हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं को प्रेरित करने के लिए कला एवं सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाए गए हैं और उन्होंने युवाओं से अपील भी की कि वह नशे से दूर रहें और अपनी कला को सर्वोपरि ले जाएं। उनके सजेशन जो विचार हैं वो एक मंच पर आकर साझा कर सकें। इसके आगे इसकी और दोहरी जो है रोल है वो है कि एक जो युवा शक्ति है हमारी, उसको देश के सृजन में, उसके विकास में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, उसको गलत रास्ते पे जाने से कैसे रोक सकते हैं। जो भिवानी के युवा क्लब हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर सोडल जी हैं, उन्होंने सबको जो एक पटल पर लेकर आए हैं और उनका जो भी योगदान रहा है कोविड के उसमें क्षेत्र में हो या फिर और किसी अवेयरनेस के क्षेत्र में हो, उनका आज हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और युवा शक्ति को ही यहाँ पर सम्मान करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ही यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। और साथ साथ माननीय मंत्री जी का ये है कि 75वीं जो आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाना है, उसके लिए भी हमारे युवाओं के साथियों से अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप आह्वान कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि गांव-गांव तक हमारे स्कीम पहुँचे, प्रोग्राम पहुँचे। तो आज़ादी का उत्सव 75वां जो हम लोग आज़ादी का युवा महोत्सव मना रहे हैं। ये आज जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है, तो मेरी सब युवाओं से प्रार्थना है हम सब मिलके इस देश का नवनिर्माण करें। युवा इस देश का भविष्य है, रीढ़ की हड्डी हैं। इस देश की बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए युवाओं में ताकत है। सब मिल करके एक नए भारत का निर्माण करें ताकि पूरी दुनिया में भारत का नाम हो और युवाओं को ताकत मिले, पूरे देश को ताकत मिले। विश्व युवा दिवस के अवसर पर एक क्विज कंपटीशन का आयोजन स्थानीय ITI में किया गया। इस क्विज में 6 टीम्स बनाई गई जिसमें अलग अलग ट्रेड्स के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस क्विज के विजेता आगे चलकर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। भिवानी के हांसी गेट स्थित ITI में विश्व युवा दिवस के उपलक्ष्य में एक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न ट्रेड्स के बच्चों ने भाग लिया। इस कंपटीशन में 6 टीम्स बनाई गई। जो बच्चे यहां जीतेंगे उनका चयन
जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में किया जाएगा। प्रतियोगिता के लिए 4 जजेस बनाए गए हैं और 6 मेंबर्स हैं। कुल 10 लोगों की टीम बनाई गई है जो इन बच्चों की होने वाली प्रतियोगिताओं का विश्लेषण करेंगी। इन प्रतियोगिताओं में चयन किए गए बच्चों का जिला स्तरीय प्रतियोगिता में चयन किया जाएगा और उसके बाद जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जो बच्चे उच्च स्थान हासिल करेंगे उन्हें राज्य स्तर पर भेजा जाएगा और राज्य स्तर पर अपना परचम लहराने वाले बच्चों के लिए नेशनल लेवल पर प्रतियोगिता होगी। ये प्रतियोगिताओं में ट्रेड संबंधित और जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। आज हमारे यहाँ ITI प्रांगण में वर्ल्ड यूथ डे मनाया जा रहा है, जिसकी सेलिब्रेशन में एक क्विज़ कॉन्टेस्ट रखा जा रहा है, जिसमें सभी बच्चे अलग अलग ट्रेड से कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे और टोटल 6 यूनिट बनाई गई है बच्चों की। 6 यूनिट के अंदर से 6 बच्चे एक यूनिट के अंदर हैं। लास्ट में 2 टॉपर बच्चे जो होंगे उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन किया जाएगा क्विज़ कॉन्टेस्ट के माध्यम से। 4 जजेस बिठाए गए हैं, 6 मेंबर बिठाए गए हैं, 10 आदमियों की कमेटी बनाई गई है जो इन बच्चों को टैलेंट के अनुसार सेलेक्ट करेंगी और सिलेक्ट किए हुए बच्चों का आगामी DC साहब के निर्देशानुसार कहीं भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्विज़ कॉन्टेस्ट रखा जाएगा। उसके बाद उनमें जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनका स्टेट लेवल पे कंपटीशन रखा जाएगा। स्टेट लेवल पे जो बच्चे आएंगे उनका नेशनल लेवल पे रखा जाएगा। इंटरनेशनल यूथ डे के मायने यही है, यहाँ से 2 बच्चों का चुनाव किया जाएगा, वो इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बना पाएंगे अगर वो योग्य होंगे। जिला स्तर पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार को जिला उपायुक्त भीम स्टेडियम पहुंचे। अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करते हुए जिला उपायुक्त ने पानी, सफाई व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट्स की उचित व्यवस्था कराने सहित अन्य जरूरी निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्री आर्य ने बताया कि 13 अगस्त को निर्धारित समयानुसार सुबह 9 बजे भीम खेल परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ध्वजारोहण किया जाएगा। उन्होंने नगर परिषद, खेल विभाग और बागवानी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीम खेल परिसर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जहाँ बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी, वहीं PT शो भी किया जाएगा। उस जगह को सही ढंग से समतल किया जाए। इस प्रकार से उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि समारोह के दौरान समुचित पेयजल की व्यवस्था भी होनी चाहिए और मोबाइल टॉयलेट्स भी। उन्होंने नगर परिषद को निर्देश दिए कि समारोह में शामिल होने वाले बच्चों के लिए भी 10 मोबाइल टॉयलेट रखवाए जाएं। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को भी निर्देश दिए कि समारोह के अंतिम रिहर्सल के दौरान भी मास्क और एम्बुलेंस की व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के आसपास परिवेश में पूरी तरह से सफाई व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं उन्होंने दोपहर बाद सामान्य अस्पताल स्थित ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया और यहां रोगियों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं का जायजा भी लिया। तैयारियों का आज रिव्यू किया गया था, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और कोविड प्रोटोकॉल का उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसी के उपलक्ष्य में आज ये तैयारियों का निरीक्षण। हाल ही में लीक हुए पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पेपर और इस मामले में हुई धांधली के कारण शहर के युवाओं में भी रोष देखा गया। इसी के चलते शहर में कोचिंग ले रहे युवाओं ने आज HSSC चेयरमैन और प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और अपनी नाराजगी जाहिर की।
पुलिस भर्ती में धांधली और पेपर लीक होने के कारण शहर के युवाओं ने शहर में प्रदर्शन करते हुए एसएससी के चेयरमैन और हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और नारेबाजी की। जब इस बारे में युवा नेता विनोद से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय और खिलवाड़ कर रही है। युवक युवतियां नौकरी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, कोचिंग लेते हैं और इन सब पर पैसे भी खर्च करते हैं, परंतु इन सब के बावजूद भी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन सरकार इन नौजवानों के सपनों पर पानी फेर देती है। कहीं सरकार ने एसएससी की परीक्षाएं गृह जिलों में करवाने का वादा किया था, लेकिन एक बार भी गृह जिलों में ये परीक्षाएं नहीं हुई है। इन्हीं के चलते युवाओं ने हरियाणा सरकार का पुतला फूंका। की तैयारी करते हैं उन युवाओं ने आज हरियाणा सरकार और एसएससी के अध्यक्ष हैं भोपाल सिंह, उसका पुतला फूंका है। क्यों फूंका? इसके कारण है अभी 7 और 8 अगस्त को प्रदेश भर के अंदर हरियाणा पुलिस की परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही थी, लेकिन अब की बार परीक्षाओं में जिस तरीके की धांधलियां हुई हैं कि जो पेपर का रेट पहले मार्केट में 12 लाख रुपए चला हुआ था और फिर 3-3 हज़ार रुपए में सरकार के लोगों के द्वारा पेपर बेचा गया। कैथल के अंदर हरियाणा सरकार की बैनरों से पेपर आउट होता है। इससे स्पष्ट होता है कि हरियाणा सरकार और एसएससी के अध्यक्ष गोपाल सिंह की सह के ऊपर ये पेपर लीक किया गया। और देखेंगे पिछले 28 भर्तियां हरियाणा के अंदर सभी 28 परीक्षाएं रद्द हुई है, किस कारण कि वो पेपर लीक किए गए हैं। तो आज युवाओं ने ये मांग करी है, जो लगातार ये जो भर्तियां हो रही हैं, जो पेपर रद्द किए जा रहे हैं, उनकी उचित कार्रवाई की जाए। जो पेपर लीक करता है, सरकार कहती है कि हर महीने में पेपर करवा लेंगे, फिर वो लीक हो जाता, आउट हो जाता। हर तीसरे महीने भिवानी के बच्चों को सिरसा के बच्चों को महेंद्रगढ़ जाना पड़ता है, जिससे बच्चों के ऊपर आर्थिक और मानसिक दबाव पड़ता है। तो मांग कर रहे हैं कि दुष्यंत साहब और खट्टर कह रहे थे कि परीक्षाएं हम गृह जिले के अंदर करवाएंगे। पिछले 2 साल हो गए जेजेपी और भाजपा की सरकार को, 7 साल भाजपा की सरकार को हो गए। बताइए कौन सी 7 साल में एक भी परीक्षा है जो गृह जिले के अंदर हुई है? अगर आप दूसरे जिले के अंदर परीक्षाएं करवा रहे हैं तो बच्चे की ठहरने और खाने की और किराए का प्रबंध सरकार करे। उड़ापार से शुरू हुआ था, वो अभी आसीगेट पहुंच चुका है। आसीगेट पहुंच के सभी युवाओं ने मनोहर लाल खट्टर का और दुष्यंत चौटाला और एसएससी चेयरमैन गोपाल सिंह जी का पुतला फूंका है। पुतला फूंकना के कारण ये था कि जो हरियाणा के अंदर भर्ती हो रही है, एक तो रेगुलर नहीं है, जिसके पेपर हो रहे हैं वो लीक हो रहे हैं। हमारी युवाओं की मांग है कि एक तो पैटर्न फिक्स हो, दूसरा समय के ऊपर पेपर हो। युवाओं जैसे भिवानी के शहर के या भिवानी के जिले के बच्चे सिरसा, हिसार या दूसरे जगह पे पेपर देने जाते हैं। काफ़ी अभी पीछे भी आया था, काफ़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिसके अंदर कुछ विद्यार्थियों की मौत भी हो गई है, जो कि सरासर गलत है। हम ये भी मुद्दा उठाते हैं कि गृह जिले के अंदर पेपर होना चाहिए। गुरुवार को रोहतक कमिश्नरी के मीडिया कोऑर्डिनेटर राजकुमार कपूर नगर में पहुंचे और प्रेस वार्ता के दौरान सभी मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द उनके समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। भिवानी में वीरवार को रोहतक कमिश्नरी के मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री राजकुमार कपूर पहुंचे और यहां पहुंचकर स्थानीय लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस वार्ता में जिले के सभी पत्रकार पहुंचे और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं रखी। वहीं मीडिया कोऑर्डिनेटर राजकुमार कपूर ने इन सभी के समस्याओं को बड़े ध्यान से सुना और उनके समाधान का वादा भी कहा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बात करेंगे और उनके समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत भी करवाएंगे। मेरे को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने आप लोगों की समस्याओं को सुनने व उनका निदान करने के लिए एक कड़ी के रूप में यहाँ पर भेजा है। हम लोग आपसी चर्चा में आमतौर पर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताकर आप लोगों को सम्मान देते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं सच्चाई से परे है। अब तक की सरकारों ने जिस प्रकार से पत्रकारों को, मैं शोषण तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस प्रकार से उनका इस्तेमाल किया है, वो केवल और केवल अपनी छपास की बीमारी को पूरा करने के लिए किया है। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने जो एक नए आयाम स्थापित करने की दिशा में पत्रकारों की पेंशन, पत्रकारों का स्वास्थ्य बीमा, वे पत्रकारों को और किस प्रकार से क्या क्या लाभ दे सकते हैं, उन सब बातों को जानने के लिए आज मैं आपके समक्ष आया हूँ।
जुई नहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा तब घटित हुआ जब व्यक्ति नहाने के लिए पानी में उतरा और बहाव ज्यादा होने के कारण खुद को संभाल नहीं पाया और बह गया। मृतक ब्रिजवासी कॉलोनी का बताया गया। भिवानी के जुई नहर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकेश पुत्र सोहन लाल उम्र 40 साल ब्रिजवासी कॉलोनी का निवासी था, जो कि जुई नहर में नहाने के लिए उतरा। नहर में पानी ज्यादा होने के कारण और बहाव तेज होने के कारण वह पानी के साथ बह गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। जांच अधिकारियों ने बताया कि मुकेश शराब के नशे में था, जिसके कारण वह खुद को संभाल नहीं पाया और पानी के बहाव के साथ बह गया। परिजनों के बयान के आधार पर आगामी कार्यवाही की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। 1 या 2 बजे के बीच में सूचना मिली थी, भाई एक व्यक्ति डाबर पुल के पास जुई कैनाल में डूब गया। जिस सूचना पर मैं वहां पहुंचा था, वहां जाके पता किया तो उसका नाम है मुकेश सनोब मोहन लाल, निवासी ब्रिजवासी कॉलोनी, जिसको कल गोताखोरों की मदद से काफ़ी पानी में नहर के जुई कैनाल में तलाश किया गया, जो कल काफ़ी तलाश के बाद अंधेरा होने, ज़्यादा पानी होने के कारण नहीं मिल सका। जो आज मुकेश को पानी से निकाला गया है और जिसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। जो शराब के नशे में नहर में कूदने की वजह से इत्तेफाक से ये मृत्यु हुई है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। अपने आप शराब के नशे में था जो नहर में कूद गया था। उम्र करीब 40-45 साल। कैसे ये शराब के नशे में था और नहर में नहाने उतरा था और जो पानी के बहाव में बह गया। नगर की बैंक कॉलोनी में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी से लटका मिला। मृतक कबाड़ चुनने का काम करता था और पिछले काफी दिनों से मानसिक रूप से परेशान भी बताया गया। बैंक कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर शव लटका हुआ पुलिस को प्राप्त हुआ। जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति आसाम का रहने वाला था और कबाड़ चुनने का कार्य करता था। बैंक कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसी के मकान के पास बने प्लाट में उसका शव फांसी पर लटका हुआ पुलिस को मिला। जब तक पुलिस वहां पहुंची, परिजनों ने शव को नीचे उतार लिया था और पत्नी के बयानों के आधार पर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी। 10 अगस्त को दोपहर के टाइम कोई कन्नू शेख बंगाल का, आसाम का रहने वाला है, यहाँ पर कबाड़ चुनने का काम करता है। बैंक कॉलोनी में रहता है किराए पर अपनी पत्नी के साथ। तो इसने रात के समय फांसी लगा ली पड़ोस के एक प्लाट में जाकर। हमारे को सूचना मिली तो हम मौके पर गए तो इसको फांसी से उतार रखा था। उसके बाद हमने इसकी पत्नी के बयान लिए और इसके जो आस पड़ोस में रहते हैं, इसके रिश्तेदार वगैरह, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लेके आए शाम को, तो हैंगिंग फांसी लगा के मानसिक परेशानी के कारण इन्होंने फांसी लगाई है। गुरुवार को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कार्यालय में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। परिसर में ये चौथा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना से बचाया जा सके। वैक्सीनेशन कैंप में 300 के करीब लोगों ने वैक्सीन लगवाई। प्राधिकरण के तत्वाधान में माननीय एसएसपी साहब श्री रमेश चंद्र डिग्री जी के आदेशानुसार एडीआर सेंटर भिवानी में कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया है। ये हमारा एडीआर सेंटर में चौथा शिविर है और मेरे लोगों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस महामारी पे काबू पाएं और वैक्सीन लगवाएं ताकि तीसरी लहर से बचा जा सके। आज हमारे शिविर में पीएलबीज, एडवोकेट्स, जुडिशियल ऑफिसर्स व स्टाफ मेंबर्स व उनके फैमिली मेंबर्स ने कोविड टीकाकरण का लाभ उठाया और मैं आपके माध्यम से सबसे फिर एक बार अपील करना चाहूँगा कि वो आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीकाकरण करवाएं। गुरुवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में कोई नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया और न ही कोई कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुआ। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 2 हो गई। भिवानी जिले में वीरवार को कोरोना संक्रमण का कोई नया केस नहीं आया, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 2 ही रही। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम बड़ी मुस्तैदी के साथ लोगों को वैक्सीन लगा रही है और दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भी सैकड़ों सैंपल्स लिए जा रहे हैं। तीसरी लहर से बचने के लिए सभी लोगों से स्वास्थ्य विभाग बार बार अपील कर रहा है कि वो कोविड-19 के नियमों का पालन पूरी तरह से करें। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।